दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन अलवर जो रियासत में किसान आंदोलन हुए थे उनकी बात कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे जो उस समय में जो तत्कालीन समय की अपन बात कर रहे हैं, या जिस समय जो किसान आंदोलन चले थे उस समय की अपन बात कर रहे हैं। तो जयपुर रियासत में जो आंदोलन चले थे उनकी अपन बात करेंगे। मुख्यतः अपन शेखावाटी किसान आंदोलनों की बात करेंगे। देखिए शेखावाटी जो अपन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो जो क्षेत्र था या शेखावाटी जो क्षेत्र था वो उस समय में जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था। इसलिए अपन हेडिंग में जयपुर किसान आंदोलन भी डाल सकते हैं, या शेखावाटी किसान आंदोलन भी डाल सकते हैं, या सीकर किसान आंदोलन भी डाल सकते हैं। या तो जयपुर किसान आंदोलन आ सकता है पेपर में, या शेखावाटी किसान आंदोलन आ सकता है आपके सामने। तो अपन बात करेंगे जयपुर किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा मैं अलग अलग जो नाम कैसे लिखा हूं। देखिए जो शेखावाटी क्षेत्र है, ये तो जो नाम दिया गया है कि जिस क्षेत्र में शेखावतों का जो राज रहा था, शेखावतों का जो शासन रहा था, इस वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम जो शेखावाटी रखा गया है, ठीक है। ये भौगोलिक जो इंफॉर्मेशन है, ये जियोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन है, जो शेखावाटी की जो नाम है। देखिए जो कछुआ वंश का शासन रहा था जयपुर में या आमेर में, अगर मुख्य तौर से अपन बात करें तो यहाँ का जो कछुआ वंश था, तो कछुआओं की ही एक ब्रांच निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो शेखा जी उसके उस ब्रांच के जो मूल पुरुष मान सकते हैं या आदि पुरुष मान सकते हैं। तो शेखा जी इधर सीकर साइड चले जाते हैं, या इस क्षेत्र में जाकर जो अपना शासन करते हैं। इस जो शेखा जी के नाम से ये जो एक ब्रांच चली थी, ये शेखावत कहलाती है, ठीक है। तो जो शेखा जी के जो वंशज जिस क्षेत्र पर जो निवास करते हैं, जो शासन करते हैं, वो जो क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी, ठीक है। वर्तमान में इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सीकर, चूरू और झुंझुनू आते हैं, ठीक है। चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। तो अपन बात करेंगे शेखावाटी किसान आंदोलन की। देखिए उस समय में जो ये क्षेत्र था शेखावाटी वाला, ये जो आता था जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था, ठीक है। राजा या सरकार लगती थी जयपुर की शेखावाटी क्षेत्र की, ठीक है। ये बात आती है। अब यहाँ पर जो ये सामंत थे, जो शेखा जी के जो वंशज रहते हैं, ठीक है, तो उनकी अपन बात करते हैं आगे एक एक करके। यानी जो ये आंदोलन किस प्रकार से होता है, वंशजों की, जो सामंतों की अपन बात नहीं करेंगे। जिस जो आंदोलन के समय जो सामंत रहता है उनकी अपन मुख्य रूप से बात कर लेंगे। हालांकि जो बात है आंदोलन की है, किसानों की है, किसानों और जो सामंत के बीच में किस प्रकार का जो संबंध रहता है, किस प्रकार के जो कॉन्टेक्ट रहते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। किस प्रकार से विद्रोह होता है और आंदोलन होता है इस दौरान इस क्षेत्र में, यानी जो कांड वैसे यानी बोला जाए तो हत्याकांड वगैरह जो हुआ था, जो घटनाएं हुई थी, उनकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में अपन मुख्य रूप से अलवर के जो आंदोलनों में नीमू चना और जो मेव जो आंदोलन हुए थे उनकी बात किए थे। तो आज अपन बात करते हैं शेखावाटी, जयपुर, सीकर के किसान आंदोलन। जयपुर में वंश कछुआ था, मैं आपको ये बता दिया, और पहले भी अपन जयपुर और आमेर पढ़ चुके हैं, तो उस समय में भी बात कर लिए थे। शेखावत जो कछुआ वंश की एक शाखा, ये भी मैं आपको बता दिया। इसका जो शेखावत जो शाखा का मूल पुरुष या आदि पुरुष यानी शेखा जी को कहा जाता है, ये भी आपको मैं बता दिया, ठीक है। इनके नाम पर जो इस शाखा का नाम पड़ता है शेखावत, शेखा जी के नाम पर, ठीक है। ये अपनी बातचीत हो चुकी है, जो नॉर्मल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हो चुकी है, ठीक है। शेखावतों के जो शासन के कारण शेखावटी जो क्षेत्र कहलाता है। और जो इसमें जो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू वर्तमान में जो आते हैं, ठीक है। देखिए सीकर की मूल रूप से अपन बात करेंगे। सीकर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में या सीकर में जो मुख्यतः किसान आंदोलन होते हैं, ठीक है। सीकर एक स्वतंत्र ठिकाना था, ठीक है। स्वतंत्र ठिकाने का मतलब है कि वहां पर जो भी अधिकार या जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, वहां के जो सामंत है वो लेंगे, ठीक है। स्वतंत्र ठिकाना था एक प्रकार से सीकर, ठीक है। अब बात करते हैं शेखावाटी की जो पंचपानों की। देखिए पंचपाने आंदोलन के दौरान भी
इम्पोर्टेंट है, आंदोलन पढ़ रहे हैं तब भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे भी जो भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात आती है क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन से पंचपानों में सम्मिलित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से पंचपानों में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये जो शेखावटी क्षेत्र के जो पंचपाने हैं, इनकी जो देखिए पंचपाने का मतलब यहाँ पे जो शहरों के नाम आ रहे हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप भी लिख लेना साइड में, अगर लिखना चाहो तो प्रॉपर लिख लेना यहाँ पर भी कि जो सीकर के साथ साथ जो पंचपाने वाला जो क्षेत्र है, इन जो क्षेत्रों में भी जो आंदोलन होते हैं, जैसे नवलगढ़ है, ढूंढलोड है, ठीक है, बिसाऊ है। देखिए नवलगढ़, ढूंढलोद, बिसाऊ, मंडावा, देखिए ये जो क्षेत्र है ये आगे भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे के लिए भी आप ध्यान रखना इन क्षेत्रों के नाम। ठीक है, तो नवलगढ़, ढूंढलोद, बिसाऊ और जो मलसीसर है, मलसीसर का नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। ठीक है, देखिए लिखने लायक तो एक यही है जो मलसीसर, और तो सब आपके माइंड में आ सकते हैं, मुंह पे भी आ सकते हैं, जैसे नवलगढ़, बिसाऊ और ढूंढलो तो आ सकता है। ठीक है, और मंडावा। ठीक है, तो मलसीसर आप लिख लेना, ये जो मंडावा भी लिख लो। अब इनके आगे जो एन लगा के इन पंचपाने लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं आंदोलन होते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर जो आंदोलनों की। देखिए आंदोलन मुख्य रूप से सीकर में होता है, आंदोलन मुख्यतः सीकर में होता है। देखिए सीकर में एक जो सामंत था, ठीक है, सीकर में जो सामंत था, नया जो सामंत था, राव राजा कल्याण सिंह। ये सामंत था सीकर में, ये नया सामंत बनता है। इससे पहले जो भी सामंत थे उस समय में जो परिस्थितियां थी सब राजी खुशी की शांति से जीवन जी रहे थे। लेकिन ये जो सामंत बन जाता है, इससे जो पहले वाला जो सामंत की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में एक गद्दी संभालता है, ये नया सामंत बनता है। तो जो भी इसके ऊपर भार आया था खर्चे का, जो पैसे वगैरह का, जो आर्थिक जो भार आया था, बस पिछले वाले सामंत का जो मृत्यु भोज करना वगैरह है, जो यानी राज तिलक के समय जो भी खर्चा आता है उसका इसके ऊपर भार आया। भाई वो जो भी अब खर्चा हो रहा है ये देगा, ये चुकाएगा, इसके जो राजकोष से निकलेगा जो खर्चा है जो, अब इसको लगा भाई इस खर्चे को मैं जनता के ऊपर डाल दूं तो थोड़ा ठीक रहेगा, उससे मेरे को सहायता मिल जाएगी, आर्थिक सहायता। तो ये वो जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को जनता के ऊपर डाल देता है। ठीक है, अब भाई खर्चा ये कर रहा है, राजगद्दी पे ये बैठ रहा है, मृत्यु बोझ वगैरह जो ये कर रहा है पिछले वाला सामंत का, अब जनता के ऊपर इस प्रकार का जो खर्चा डालना ये तो गलत है। जनता विरोध में आती है, एक प्रकार से भाई नाराज होती है, भाई हमारे ऊपर इस प्रकार के कर नहीं डालने चाहिए। ठीक है, तो 1922 में ये आंदोलन शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, 1922 में यानी जनता विरोध शुरू कर देती है। अब बात आती है आंदोलन के कारणों की। देखिए ये थोड़ा सा आप ध्यान ही रख लेना, ये जो राव राजा कल्याण सिंह था इसके समय से जो ये सीकर में किसान आंदोलन शुरू होता है। नए जो सामंत है सीकर में, जो नया सामंत था राव राजा कल्याण सिंह, यानी इसने करों में बढ़ोतरी कर दी थी। प्रॉपर अगर तो आप जो वाक्य लिखना चाहो तो ये लिख लेना। ठीक है, करों में बढ़ोतरी, जो भी अभी मृत्यु बोझ वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो वहां की जो इंफॉर्मेशन थी, जो भी जानकारी थी वो बताया, लेकिन आप जो लैंग्वेज में इस प्रकार से थोड़ी लिखोगे वो मृत्यु बोझ कर दिया था, उसका खर्चा इस प्रकार से डाला था, तो भाई कहीं ना कहीं कर बढ़ा दिया था जनता पर। ठीक है, अब कारणों की बात कर लेते हैं। कारण अपन पिछले जो आंदोलन चले थे उनमें भी इस प्रकार से करते आ रहे हैं, वो ही यानी जो कारण है तो यहाँ पर देखेंगे। अलवर वाले जो किसान आंदोलनों में जो कारण थोड़ा सा अलग मैं आपको बताया था, जो सुअर मारने की अनुमति देना, ठीक है, तो वो एक अलग कारण हो सकता है। किसी आंदोलन विशेष की बात करें तो एक आध जो कारण है अलग हो सकता है। जियोग्राफिकल जो कंडीशन के आधार पर, जो वहाँ की और जो
जो गतिविधियां होती है, जो सिचुएशन होती है, उनके आधार पर एक आध कारण अलग हो सकता है। ठीक है, तो अलवर की जो सिचुएशन अलग थी, वहां की जो परिस्थितियां अलग थी कि वो जो वहां पर सुअर वगैरह पाल रखा था, जय सिंह जो उसको सुअर का शिकार करना जो पसंद था, तो इस वजह से वो फसलों को नष्ट कर देता है। लेकिन लगभग किसान आंदोलन जो होते हैं उनके कारण एक जैसे ही होते हैं। ठीक है भाई, किसानों को क्या चाहिए भाई, जो किसान आंदोलन चल रहे तो किसानों से संबंधित जो भी मांगे होंगे वही तो मांगेंगे। ठीक है, किसान आंदोलन करके ये थोड़ी मांगे हमें एक एक गाड़ियां दिला दो, एक एक फॉर्च्यूनर वगैरह दिलवा दो, एक 4 व्हीलर गाड़ी दिलवा दो। ठीक है, इस प्रकार की मांगे तो करेंगे नहीं। अब बात आती है कारणों की, आप लिख लेना अधिक भू राजस्व अगर, यानी भू राजस्व अगर ज्यादा ले रहे थे तो इनकी मांग थी भाई ये जो भू राजस्व कर है इसको कम किया जाना चाहिए। अकाल के समय में भी छूट नहीं दी जा रही थी, तो ये भी एक कारण लिख लेना कि जिस समय अकाल पड़ जाया करता था उस समय में भी किसानों को कोई छूट नहीं दी जा रही थी। तो किसानों की मांग थी कि अकाल के समय में तो कम से कम हमें छूट दी जानी चाहिए, हमारे पास खाने के दाने नहीं है फिर भी, और हमारे पास जो खेती में जो यानी जमीन पर जो कृषि नहीं हो पा रही है, अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी आप जो कर लेने के लिए आ जाते हो, टैक्स लेने के लिए आ जाते हो, तो इनमें छूट दो अभी तो जो अकाल के समय तो। ठीक है, इसके बाद में और जो कारण, जो लाटा कुंता ज्यादा ले रहे थे, जो सिक्कर वाले जो सामंत थे भाई, जो लाटा कुंता है इसको भी कम किया जाना चाहिए। और इसको लाटा कुंता को तो यहाँ तक कि सिक्कर में तो लुटेरी व्यवस्था तक कह देते हैं कि काई का लाटा कुंता ले रहे हैं ये तो ये जो व्यवस्था है लुटेरी व्यवस्था बना रहे थे, लूटपाट कर रहे फालतू में। ठीक है, तो ये भी जो एक कारण था। और जो एक कारण ये भी था, जो असिंचित जो भूमि थी उस भूमि पर भी सिंचित भूमि के समान कर ले रहे थे। ठीक है, अपन इस प्रकार की बात पहले भी कर चुके हैं। तो जो असिंचित भूमि थी जिस पर सिंचाई नहीं होती है, जिस पर अपन बोल सकते स्थानीय भाषा में पाणत नहीं होती है, ठीक है, उस भूमि पर भी उतना कर लिया जा रहा था जितना कि सिंचित भूमि पर या सिंचाई भूमि पर या जिस भूमि पर पाणत हो सकती है उस भूमि के बराबर कर लिया जा रहा था असिंचित भूमि पर भी। ठीक है, तो आप सही समझने की कोशिश करना। आप तो इतना सा वाक्य लिख लेना, इतनी सी जो बात लिख लेना, जो ये लाइन है जो लिख लेना कि असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि के बराबर कर ले रहे थे जो सिक्कर वाले सामंत थे। तो इनका विरोध कर रहे थे भाई ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, या इसको कम किया जाना चाहिए। और बात आती है भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, अलवर की बात किए थे। तो भूमि बंदोबस्त की एक यहाँ की अजीब सी बात है, ये थोड़ा सा लिख लेना। यहाँ पर जो भूमि की जो नाप जोख होती है, कहीं पर भी जो भूमि की नाप जोख होती है, पटवारी वगैरह जो गिरदावर वगैरह जो आते हैं नापने के लिए, गिरदावर जो भी जो ठीक है जो पूरी कमेटी आती है नापने के लिए, जो भी कोई जो नपाई करवाता है जमीन की नाप जोख करवाता है, तो वो जो नापा जाता है वो नापने का यंत्र होता है एक प्रकार से जरीब, जिसके पास ज्योग्राफी रही है, यानी खैर 12th तक भी पता चल जाता है, लेकिन 12th के बाद जो ग्रेजुएशन में जिसके पास ज्योग्राफी रही है उसको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो 11th-12th की वाली बुक्स में मिल जाएगा जरीब वगैरह जो है, और जो ग्रेजुएशन में मिल जाएगा। और भाई जिसके पास नहीं रही है वो देख लेना, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। ये जो जरीब है ये एक प्रकार से जमीन मापने का यंत्र मान सकते हैं अपन। ठीक है, औजार मान सकते हैं, उपकरण मान सकते हैं। तो इस समय जो जरीब की जो लंबाई होती थी, जो जरीब का जो माप होता था कि भाई इसके द्वारा जो अपन जमीन को मापेंगे, तो जरीब का जो माप होता था एक बार मापने का वो 165 फीट होता था। ठीक है, ये 165 फीट होता था। अब देखिए ये इस जरीब की जो माप को ही घटा देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के आधार पे बताऊं, एक एग्जांपल दूं। जैसे अपने 1 किलो का लीटर आता है दूध नापने का, मान लो आप। तो आज से अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि इस 1 किलो जो लीटर को काट के ये जो आधा किलो के बराबर बना देंगे, लेकिन उसको मानेंगे 1 किलो, तो वैसे ही आप मान लो एक प्रकार से कि जो जरीब की जो लंबाई थी 165 फीट, इसको कम कर दिया गया। इसको कम करके कितना कर दिया गया, तो 82.5 फीट कर दिया गया। ठीक है, 82.5 फीट। ठीक है, जरीब की लंबाई को 165 फीट से घटाकर 82.5 फीट कर दिया जाता है।
अब इससे होगा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, एक तो जमीन को नापे, इस जमीन को ये मान लो नाप लेते हैं। अब एक तो 165 फीट नापे एक बार में ही, और अब 82.5 फीट की एक जरीब हो रही है, तो वो 165 फीट वाली जमीन ही दो भाग हो जाते हैं उसके, भाई दुगुनी मानी जा रही है वो तो उसके ऊपर जमीन के जो अपन बीघा बोलते हैं, 1 बीघा 2 बीघा, वो जमीन दुगनी हो गई, जो बीघा की संख्या बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर जो जमीनों की बीघा की संख्या बढ़ेगी तो किसानों के ऊपर जो कर लिया जा रहा था बीघा के आधार पर लिया जा रहा था। ठीक है, तो जो भूमि बंदोबस्त किए जा रहे थे तो इस प्रकार से किसानों के लिए नुकसानदायक थे। किसानों के लिए नुकसानदायक थे तो किसान क्या करेंगे? विरोध करेंगे। जो सामंत है, कोई भी राजा वगैरह, जो सरकार है वो नहीं मानेगी तो फिर आंदोलन का रूप लेगा। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। ये जो जरीब वाला सिस्टम है, हालांकि जो ज्योग्राफी का थोड़ा सा फैक्ट है, फिर भी मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। ठीक है, तो आपको भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जो ये इससे एक वापस आप लिख लेना इसके नीचे कि इससे भूमि में, जो जमीन में बीघा की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब जमीन में बीघा या जो संख्यात्मक वृद्धि हो गई, एक प्रकार से बीघा की संख्यात्मक वृद्धि हो गई। अब जो ये जो बीघा था इसके ऊपर कर ले रहे थे लोग 2 आना। ठीक है, ये जो आना बोलते हैं, उस समय जो पैसों का जो भी होता है, आजकल जो 1 रुपये होता है, उस समय वहां पे जो पहले जो बच्चों ने आपने भी देखे होंगे, जो 25 पैसे के सिक्के, मैंने खुद ने तो देखे चलते थे मेरे समय में, जो मैंने चलते हुए देखे 25 पैसे के, यानी दुकानों पर पैदल नहीं भी। तो जैसे अठन्नी बोलते थे, 50 पैसे के सिक्के को अठन्नी बोलते थे। जैसे 12 पैसे का जो सिक्का होता था 12 आना होता था। ऐसे ही 2 आना, यहाँ पर जो कर ले रहे थे 2 आना प्रति बीघा का, तो अभी जो जरीब की लंबाई घटा दी गई तो बीघा बढ़ गई, तो फिर कर भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने सही समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है कि एक कर और ले रहे थे यहाँ पर, ज़कात। ठीक है, ज़कात कर। देखिए, जो ज़कात कर था, जो भी मैं देखिए ज़कात कर की 2 प्रकार से बात बताऊंगा आपको, समझने की कोशिश करना। आप ये भी बोल सकते हो भाई ज़कात कर तो वहां पर तो ये मिलता है, इसकी जो इंफॉर्मेशन, या मिडिवल हिस्ट्री में तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मैं उसकी बात बता दूंगा आपको। ज़कात कर जो यहाँ पर सिक्कर वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर लिया जा रहा था, तो उसकी इंफॉर्मेशन सुन लो आप पहले। जो किसान लोग थे वो एक जो खुद की, यानी कोई भी किसान किसी भी वस्तु को, या खेती से जो रिलेटेड होती थी, जो कृषि से संबंधित जो चीज या वस्तु होती थी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे बेचने के लिए मान लो, या काम लेने के लिए मान लो, तो उस जमीन, उस वस्तु पर भी कर लेते थे। दूसरे स्थान से, यानी जो किसान खुद के उपयोग के लिए उस वस्तु को लाता था, उस पर भी ये कर ले रहे थे किसी सिक्कर वाले, तो उस कर को कहा गया ज़कात। वापस मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करूं कि खेती की वस्तु को, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, खेती की वस्तु को या खेती से संबंधित वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और लाने के ऊपर एक कर ले रहे थे सिक्कर वाले, उसको कहा गया है यहाँ पर ज़कात कर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रकार से आयात निर्यात मान सकते हो भाई, कोई जो किसान एक किसान से लेकर जाएगा, और वो जो उस किसान को भी तो आवश्यकता पड़ती है किसी चीज की, भाई अल्लाह तू मुझे ये सामान दे दे, ये चीज दे दे, ये वस्तु दे दे। तो जो खाद बीज मान लो, जैसे मान लो खाद बीज दूसरी जगह से लेकर आ रहे हैं, दूसरी कोई पड़ोस वाली जो गांव से लेकर आ रहे हैं, तो उन पर ज़कात लिया जा रहा था। आप समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है मिडिवल हिस्ट्री की। देखो, मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं अपन, मध्यकालीन, जो मध्यकाल के इतिहास की बात करते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं। तो मध्यकालीन भारत में अपने को पढ़ने को मिलता है, या मध्यकाल में एक कर अपने को पढ़ने को मिलता है, ज़कात। वो कर होता था मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार से जो धार्मिक जो कर होता था। ठीक है, मुस्लिमों द्वारा जाने वाला जो दान होता था, धार्मिक तो नहीं बोल सकते उसको, जो दान होता था भाई, दान धार्मिक रूप पे देन आपने जो मानसिक सोच पे आधारित होता है
कि अपन दान को धार्मिक रूप से दे या वैसे ही दान दे। देखिए धार्मिक तो वो हो गया कि जो कोई दान दे रहा है वो ओनली अपने धर्म के लोगों को दे रहा है। जैसे कोई हिंदू बंदा है, हिंदू कैंडिडेट है, वो ये सोच के देखे भाई मैं तो दान ओनली हिंदू को ही देने की कोशिश करूंगा, तो वो तो धार्मिक दान हो सकता है। लेकिन या कोई मुस्लिम हो तो वो बोले कि वो ओनली मैं मुस्लिम को ही दान दूंगा, तो ये हो गए धार्मिक दान हो सकते हैं। लेकिन एक मुस्लिम कैंडिडेट जो सभी धर्मों के लोगों को दान दे, या एक हिंदू कैंडिडेट सभी धर्मों के लोगों को दान दे, तो वो होता है एक प्रकार से अपन उसको दान की जो प्रवृत्ति से देख सकते हैं या दान कह सकते हैं। ठीक है, आप सीधा समझने की कोशिश करना। अब वापस मैं बताऊं आपको कि जो मुस्लिमों के द्वारा दिया जाने वाला जो दान था ये कहलाता था जकात। जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में देखे तो ये सिक्कर के संदर्भ में देखे तो ये जकात जो कृषि से संबंधित जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने पर लिया जाने वाला करता जकात। ठीक है, अब बात आती है कि आगे क्या होता है, आगे किस प्रकार से आंदोलन होता है। वापस मैं एक बार आपको जकात बताने की कोशिश करूं। अपन जकात दो बार पढ़ सकते हैं, दो प्रकार से इंफॉर्मेशन देखते हैं। सिक्कर के संदर्भ में जकात की बात करते हैं, जकात कर की बात करते हैं, तो कृषि से संबंधित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने पर लिया जाने वाला कर कहलाता था जकात। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला दान जकात कर कहलाता था। ठीक है, तो जकात कर की आपको सही जो अवधारणा है, जो सही इंफॉर्मेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। जो मुस्लिमों द्वारा भी जकात कर दिया जाता था और लिया जाता था, और सिक्कर में भी जकात कर लगता था। लेकिन सिक्कर में जकात कर कृषि से संबंधित था और मुस्लिमों द्वारा या मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं तो वो जो करता दान से संबंधित था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। एक जो और जो आप देख सकते हो जो कारण आंदोलन के कारणों में कि जो किसानों के साथ जातीय भेदभाव भी किया जा रहा था। ठीक है, जातीय भेदभाव किया जा रहा था, और एक कारण जो अपन पढ़ते आ रहे हैं बेगार। ठीक है, तो ये आपने इतने कारण पढ़ लिए होंगे और इन कारणों की आपको सही जानकारी भी या विस्तार से भी मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो ये जो कारण थे, भू राजस्व अधिक, अकाल के समय में भी छूट नहीं दी जा रही थी करों में, लाटा कुंता ज्यादा ले रहे थे, असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि जितना ही कर ले रहे थे, और जो ये जकात लिया जा रहा था बेगार ज्यादा ली जा रही थी या बेगार करवाई जा रही थी। ठीक है भाई, ले तो क्या रहेंगे, बेगार ज्यादा करवाते थे और जातीय भेदभाव कर रहे थे। और जो बीघा वाली जो अवधारणा है, मैं समझा दिया आपको, जो जरीब की लंबाई वगैरह जो घटा बढ़ा देते हैं यानी घटा देते हैं। ठीक है, 165 से 82.5 पर ले आते हैं, आधी कर देते हैं एक प्रकार से, जैसे 1 बीघा जमीन का 2 बीघा को हो जाता है, फिर नापेंगे तो। अब बात आती है रामनारायण चौधरी, जो सिक्कर के सेठ हुआ करते थे। रामनारायण चौधरी के बारे में अपन पढ़ते आ रहे हैं पहले से। तो रामनारायण चौधरी ये सिक्कर के थे, सेठ लोग थे, बढ़िया थे। तो ये एक जो और बंदा लेते हैं साथ में, हरि ब्रह्मचारी, नाम लिख देता हूं मैं आपको। तो रामनारायण चौधरी ने हरि ब्रह्मचारी से कहा, यार ब्रह्मचारी जी, आप क्या ब्रह्मचारी बन के रहोगे, कम से कम जनता का तो साथ दे लो, आंदोलन ही कर रहे थे और कुछ नहीं। तो रामनारायण चौधरी ने हरि ब्रह्मचारी को साथ लेकर 1922 में किसानों के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, 1922 में आपको मैं पहले बता चुका, ये जो आंदोलन शुरू होता है 1922 में होता है। रामनारायण चौधरी इनके पक्ष में आते हैं, समर्थन में आते हैं। 1922 में हरि ब्रह्मचारी के साथ मिलकर किसानों को साथ लेकर आंदोलन शुरू कर देते हैं। रामनारायण चौधरी का जो देखिए वह इंटरफेयर किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से समर्थन रहता है। तरुण राजस्थान की अपन बात करते हैं, जो समाचार पत्र था रामनारायण चौधरी का। रामनारायण चौधरी ने इस जो समाचार पत्र में इस आंदोलन की खबरें छापना शुरू कर दी। ठीक है, रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र में खबरें छापना शुरू कर दिया। अब खबरें छपेगी तो सब लोग देखेंगे, जनता के पास जो इंफॉर्मेशन जाएगी, भाई इस प्रकार से आंदोलन हो रहा है और सामंत कुछ समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा है। अब बात आती है सिक्कर का जो सामंत था, रामनारायण चौधरी से बात करता है। रामनारायण चौधरी को कहता है, रामनारायण जी, यह है कि भाई आपके अखबार को बंद करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन आप भी नहीं दिखने चाहिए।
आपका अखबार भी बैन है आज से यहाँ पे सिक्कर में, और आप भी बैन हो। आप भी सिक्कर में नहीं दिखने चाहिए, और आपका जो अखबार भी नहीं आना चाहिए। सुबह सुबह साइकिल वालों को देख के भेज मत देना अखबार को, वरना आपके साथ भी गलत होगा और आपकी जो प्रेस वगैरह है इसके साथ भी गलत होगा। रामनारायण चौधरी यहाँ से निकलते हैं, हालांकि अखबार पर भी बैन हो जाता, अखबार भी बैन हो जाता, प्रतिबंध लग जाता है। रामनारायण चौधरी यहाँ से निकलते हैं और बात को बड़े स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनको नहीं लग रहा था कि बात इतनी हाईलाइट हो जाएगी, लेकिन भाई लक काम करता है कभी कभी। तो एक जो बंदे से मिल, यानी जो इनका कोई जानकार था, लंदन तक बात पहुंच जाती है, ठीक है। डेली हेराल्ड, ठीक है, लंदन का जो एक डेली हेराल्ड नाम, जो डेली हेराल्ड जो समाचार पत्र था, लंदन का एक जो समाचार पत्र था डेली हेराल्ड, देखिए ये डेली हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र था, इसने इस आंदोलन की खबरें छापना शुरू कर दी, ठीक है। सिक्कर में, यानी भारत के राजस्थान के जयपुर जिले की रियासत से लगता हुआ जो सिक्कर है, ये जयपुर रियासत से लगता हुआ, जो जयपुर रियासत के अधीन आता हुआ जो सिक्कर ठिकाना है, यहाँ की जो आंदोलन की खबरें लंदन में प्रकाशित हो रही है, लंदन में छप रही है, तो आप भी सोच सकते हो बात तो कुछ बड़ी हो चुकी है, बात कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के किसान आंदोलनों में से निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन की खबरें लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में छपी थी, या निम्नलिखित में से किस आंदोलन की खबरें डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में छपी थी, ठीक है। डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र किस किसान आंदोलन से संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है किसी भी प्रकार से हो सकती है, आपको फैक्ट ध्यान रखना है। डेली हेराल्ड सिक्कर किसान आंदोलन, ठीक है, या सैकावटी किसान आंदोलन। अब और आगे बात करें, डेली हेराल्ड में जो खबरें छप जाती है, लंदन में जो विपक्ष का नेता था पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस था लंदन में। ये उस समय जो लंदन में सरकार थी, ब्रिटेन में जो सरकार थी, उस पक्ष का नहीं था। उस समय जो सत्ता में जो सरकार थी, जो पार्टी थी, उस पक्ष का नहीं था, यानी कि अपोजिट में था या अपोजिशन में था पैट्रिक लॉरेंस, यानी विपक्ष का नेता कह सकते हैं अपन। तो जो विपक्ष को काम यही चाहिए होता है, विपक्ष ये देखता भाई सरकार की जो कमियां ढूंढना। तो ये पैट्रिक लॉरेंस को पता लगा, अखबार पढ़ता था डेली हेराल्ड, तो इसको लगा यार, यानी भारत में इनकी अपने वालों की जो सरकारें बना रखी है, ये कंपनी वहां पर संधियां कर रखे हैं, और इनके जो लगती हुई जो रियासत है, इनसे संधि कर रखी है जो रियासत है, और उसका जो एक ठिकाना है सिक्कर है, वहां पर इस प्रकार का जो आंदोलन चल रहा है, और वहां का जो सामंत बातें नहीं मान रहा है, किसानों की नहीं सुन रहा है, तो ये वहां पे क्या कर रहे हैं। तो ये जो बात उठाता है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बात उठाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, मैं आपको बात बताने की कोशिश करूं। ब्रिटेन में जैसे इंडिया में 2 सदन होते हैं, जो लोकसभा में, यानी पार्लियामेंट है, संसद बोलते हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, जो इंडिया की बात कर रहे हैं, वैसे ही जो ब्रिटेन में होता है, यानी 2 सदन होते हैं, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड और एक हाउस ऑफ कॉमन्स। ऊपर वाला जो सदन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, जिसमें भाई ऊपर वाले अधिकारी बैठेंगे, उच्च अधिकारी जो लॉर्ड वगैरह बैठेंगे, और जो हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें आम आदमी बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो पैट्रिक लॉरेंस है हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात को उठाता है, ठीक है। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में इस जो आंदोलन की खबर को उठाता है, इस आंदोलन के जो मुद्दे को उठाता है कि आपको, यानी ध्यान आकर्षित करता है, एक प्रकार से ध्यान आकर्षित प्रस्ताव। आप भी जानते होंगे, पॉलिटी में पढ़ते होंगे, तो विस्तार से पढ़ना, फिर पता लगेगा कि किसी भी जो भी मुद्दा चल रहा है करंट में, उस सरकार का ध्यान खींचने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। तो विस्तार से आप यानी गूगल से सर्च कर सकते हो या कोई भी बुक से देख सकते हो, ठीक है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की बात ये हुई है। वापस बात में बताऊं मैं आपको,
जो ये रामनारायण चौधरी और जो इनका अखबार था तरुण राजस्थान, इस इन दोनों पर, यानी रामनारायण चौधरी पर और तरुण राजस्थान पर सीकर के सामंत द्वारा सीकर में प्रतिबंध लगा दिया गया था। रामनारायण चौधरी के कहने पर जो सीकर किसान आंदोलन या शेखावटी किसान आंदोलन की खबरें लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में छपती है। वहां का जो यानी जो विपक्षी जो नेता था यानी ब्रिटेन में पैट्रिक लॉरेंस ने ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे को उठाया था। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होती है एक बार मैं वापस बताऊं। जैसे भारत में पार्लियामेंट में संसद बोलते हैं, उसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहां पर जो पार्लियामेंट ब्रिटेन में जो संसद बोल सकते हैं, उसके जो दो भाग हैं, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक भाग है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने इस मुद्दे को उठाया था। ठीक है, अब बात आती है भाई, जो बात ऊपर तक हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, गर्म हो जाती है बात शेखावटी किसान आंदोलन के लिए। फिर जो भाई जो रामनारायण चौधरी पर तो बैन लगा दिया गया, रामनारायण चौधरी को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इन किसानों का सपोर्ट करने के लिए कौन आए, तो एक बंदा आता है भरतपुर से, ठाकुर देशराज सिंह। ठीक है, तो ठाकुर देशराज सिंह यहाँ पर आता है। ये भरतपुर से आता है ठाकुर देशराज सिंह, किसानों के साथ लगता है, किसानों का समर्थन करता है और यहाँ पर कोशिश करता है कि वो अपन अब संगठन बना लेते हैं, तभी ही आंदोलन चल पाएगा। तो ये 1931 में एक संगठन बनाते हैं, एक सभा बनाते हैं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 में। ठीक है, आप लिख लेना। ठीक है, 1931 में राजस्थान क्षेत्रीय राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भाई ये कब बनी थी, तो अब ध्यान रख लेना थोड़ा। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन करते हैं ये मिलकर, ठाकुर देशराज सिंह और जो यहाँ के किसान नेता थे, ये मिलकर 1931 में इस जो संगठन बनाते हैं राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा। अब इनको लगा भाई यार अपने को भी कुछ बड़ी शक्ति का साथ मिल जाए तो अच्छी बात रहे, तो बड़ी शक्ति ढूंढने की तलाश में जाते हैं। तो झुंझुनू में इनके जो देखिए लक मान लो, कैसे मान लो 1932 में यानी अगले साल ही अखिल भारतीय जाट महासभा का जो सम्मेलन था झुंझुनू में होता है। ठीक है, 1932 में 1932 में अखिल भारतीय जो भारतीय लेवल की जो भारतीय स्तर की जो जाट महासभा थी उसका जो सम्मेलन होता है झुंझुनू में। तो ये उनके पास जाते हैं, उस जो सम्मेलन था उस सम्मेलन में भाग लेते हैं, उस सम्मेलन को ओनली ये देखते हैं, उस सम्मेलन से जो उनकी विचारधाराएं एक्सेप्ट करते हैं कि ये किस प्रकार से सम्मेलन कर रहे हैं, किस प्रकार से विरोध करते हैं, किस प्रकार से अपनी जो मांगे रखते हैं, तो उनसे ये इस प्रकार की सीख लेते हैं। ठीक है, अब ये बातचीत करते हैं, उस सम्मेलन से तो आ जाते हैं 1932 का जो अखिल भारतीय जाट महासभा वाला जो सम्मेलन था उससे तो आ जाते हैं। इनमें भावनाएं जागती हैं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का भी फिर एक ही अधिवेशन करने की प्लानिंग करते हैं कि हम भी उनकी जैसे जो अखिल भारतीय जो जाट सभा चल रही है उसकी जैसे ही हम भी एक अधिवेशन करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन कहाँ पे करें, कब करें, तो अगले ही साल करो 1933 में, 1933 में एक सम्मेलन करो अपने। 1931 में सभा बन रही है, 1932 में अखिल भारतीय जो जाट महासभा के सम्मेलन में जाते हैं, झुंझुनू में होता है वो सम्मेलन। 1933 में ये भी एक अधिवेशन करते हैं पलथाना गांव सीकर में। ये पलथाना गांव है, सीकर में पड़ता है, एक सीकर में पड़ता है पलसाना। ठीक है, ये पलसाना पड़ता है ये गांव, और एक जो स्थान है पलथाना है। पलसाना तो शायद अपन जो जयपुर से सीकर चलेंगे जो हाईवे पर ही, जयपुर से सीकर चलेंगे तब शायद लेफ्ट में आता है, वहां पर बोर्ड वगैरह लग रहा है, कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह है कि पलसाना वो वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ मैं देखा था, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। तो ये पलथाना भी सीकर में अलग है और पलसाना अलग है। तो 1933 में ये अपन एक
राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन करेंगे पलथाना गांव में। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या करेंगे अपन, क्या निर्णय लेंगे, तो भाई लोगों को किस प्रकार से आकर्षित करें कि ज्यादा से ज्यादा जनता अपने साथ हो, या ज्यादा से ज्यादा जनता इस सम्मेलन में। अब देखिए कोई ये बोल दे भाई वहां पर इस प्रकार की जो राजनीतिक बातें होगी तो हर लोग नहीं जा पाते हैं। जैसे जो राजनीतिज्ञ लोग बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स करने वाले, ठीक है, तो वो लोग जा सकते हैं उन जो सम्मेलनों में। लेकिन ऐसे बोल दे कि वहां पर मेला है, उस मेले में ख्याल खिलौने बेचने वाले भी आएंगे, खाने पीने का सामान बेचने वाले भी आएंगे, और जो थाली चिमटा बेचने वाले भी आएंगे, ठीक है, और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा, तो फिर भाई सब लोग चले जाते हैं। जैसे महिलाएं भी चली जाती है, बच्चे भी चले जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी जाने की कोशिश करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग भी जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इनका जो उद्देश्य था कि भाई अपने पास कैसे भी या इस सम्मेलन में भीड़ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए ये 1933 में ये जो डिसीजन लेते हैं, देखिए मैं शायद आपको ये बोल गया हूं कि 1933 में ये सम्मेलन होता है। ये 1933 में तो ये डिसीजन लेते हैं पलथाना गांव में या अधिवेशन में कि अपन एक यज्ञ करवाएंगे, ठीक है। ये तो भाई इनका जो अधिवेशन तो था 1933 में हो रहा है इनका जो अधिवेशन, लेकिन इसमें निर्णय लेते हैं अपन बड़ा एक सभा करेंगे, जो बड़ा एक मीटिंग, बड़ी एक मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के दौरान यज्ञ करवाएंगे, ठीक है, यज्ञ करवाएंगे। तो मैं मिनटा पर लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए कुछ जो फैक्ट है समझने की कोशिश करना, हो सकती है कि कोई मैं बोलने में गलती कर दिया हूँ, लेकिन मैं वापस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1933 में पलथाना में इनका अधिवेशन होता है। जैसे अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था 1932 में झुंझुनू में, वैसे ही इनका अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में ये निर्णय लेते हैं कि अपन एक यज्ञ करवाएंगे। ये यज्ञ 1934 में होता है, ठीक है। यज्ञ 1934 में होता है। 20 जनवरी 1934, अगर आप डेट लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। 20 जनवरी 1934, ये ब्रैकेट में डेट लिखी हुई है 20 जनवरी 1900, और ये जो सन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये यज्ञ करवाने की प्लानिंग करते हैं भाई, यज्ञ करवाएंगे जाट प्रजापति महायज्ञ। देखिए इसका मैं वापस नाम लिख देता हूं सही तरीके से, ठीक है। 20 जनवरी 1934 को अपन एक यज्ञ आयोजित करवाएंगे। आयोजन जो ये करवाएंगे, ये कब करवाएंगे? बसंत पंचमी को। देखिए अब इनकी सोच देखिए, ये बसंत पंचमी भी तिथि इस प्रकार की ले रहे हैं कि भाई धार्मिक रूप से लोग अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो और आ जाए। यज्ञ के नाम से वैसे ही जनता आ जाती है, धार्मिक कामों में आ जाती है जनता, लुगाई बच्चे छोर-छरी बोलते हैं अपन, ठीक है, तो वो भी आ जाते हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं आ जाएंगी, बड़े बुजुर्ग लोग आ जाएंगे, तो सब लोग आने की कोशिश करेंगे। तो जाट प्रजापति महायज्ञ करवाते हैं 20 जनवरी 1934 को। अब बात आती है इस यज्ञ की भी थोड़ी सी आप बात कर लो, लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। तो यज्ञ का जो आयोजक रहता है ठाकुर देसराज सिंह रहता है, ठीक है। ठाकुर देसराज सिंह इस यज्ञ का आयोजक रहता है। तो ठाकुर देसराज सिंह उधर भरतपुर से आता है और फिर 1931 में यानी राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन करवाता है। तो ये फिर यज्ञ करवाने का वाला भी होगा भाई, जो प्लानिंग तैयार तो करने वाले यही होते हैं, तो फिर आयोजक भी ठाकुर देसराज सिंह ही माना जाता है इस यज्ञ का। अब बात आती है इस यज्ञ में जो पुरोहित कौन होगा, तो कुंवर हुकम सिंह इस यज्ञ का जो पुरोहित होगा, ठीक है। पुरोहित आप लिख लेना, पुरोहित कुंवर हुकम सिंह होगा इसमें भाई जो, और पुरोहित सॉरी जो कुंवर हुकम सिंह भाई देखिए ये पुरोहित नहीं होगा, जो इसका जो पुरोहित होगा खेमराज शर्मा होगा,
ठीक है, पुरोहित है जो खेमराज शर्मा है। ठीक है, ये कुंवर हुक्म सिंह है, ये इस यज्ञ का यज्ञमान बनता है। और जो ये पुरोहित है खेमराज शर्मा बनता है। पुरोहित कौन? पंडित जी थे खेमराज जी, भाई जो ये आहुतियां वगैरह लगवाएंगे, जो मंत्र वगैरह बोलेंगे, खेमराज शर्मा बोलेंगे। यज्ञमान कौन होता है मैं आपको बताऊं, जो अपने जो स्थानीय क्षेत्र में जजमान बोलते हैं वो ही यहाँ पर यज्ञमान है। यज्ञमान एक प्रकार से यहाँ पर इसको संज्ञा दी गई है कुंवर हुक्म सिंह को कि आप यज्ञ करवाने वाले हो, पंडित जी के कहने पर आप आहुतियां दोगे। ठीक है, तो यज्ञमान या जजमान, जो भी कोई प्रोग्राम करवाने वाला खुद होता है तो जजमान उसे बोलते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी अपनी संस्कृति के बारे में बात करूंगा, जो गांव जो ग्रामीण संस्कृति की बताऊंगा, मैंने खुद ने सुन रखे हैं। जैसे कोई भी जो शादी विवाह होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, तो उनके जो काम करने वाले आते हैं, भाई जो मैं किसी जाति विशेष पर जो कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो संस्कृति की बात बता रहा हूँ, जो भी जो जाति जिसके काम होते हैं, जो ऐसे अपने कोई काम करने आ रही है, कोई भी जाति जिसका जो कोई काम है, जैसे फर्नीचर का काम है, वो जो भी अपने वो लाती है लड़की की शादी में, जो तोरण वगैरह जो जो चिड़ी बोलते हैं उसको, वो जो लाती हैं, जो जो जहांगीर जो खाती बोलते हैं, जो फर्नीचर जो बनाने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो लोग जिस जो लड़की की शादी वाले को या लड़की वाले को या जिस शादी में जो सामान ला रहे हैं, उन शादी वालों को बोलेंगे जजमान। ठीक है, तो जजमान शब्द आप समझने की कोशिश करना। देखिए मैं मेरे से कोशिश हो रही है उतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अपने लोकल जो बात होती है उससे थोड़ा सही समझ में आता है कि अपने क्या देखा हुआ है और क्या सुना हुआ है। तो जजमान या यजमान बोल सकते हैं, ये यज्ञमान जो प्रॉपर शब्द है, यज्ञमान यजमान होता है। इसको अपने गाँव में जो स्थानीय क्षेत्र में जजमान बोलने लगे हैं, जजमान आपको सुनने को मिल जाएगा। बात अब आगे आती है कि जो खेमराज शर्मा पुरोहित है, मंत्र बोलने वाले, हुकुम सिंह यज्ञमान बनाए जाते हैं, ठाकुर देसराज सिंह आयोजक बढ़ते हैं इस यज्ञ के। यज्ञ के अगले दिन, इस यज्ञ में जो यज्ञ संपन्न होता है, इन्होंने डिसीजन लिया कि यज्ञ के अगले दिन जो कुंवर जो हुक्म सिंह है, जो यज्ञमान बना है, इसको यज्ञ संपन्न होने की खुशी में एक प्रकार से अपन पूरे सिक्कर के जो शहर में हाथी की सवारी करवाएंगे, हाथी पर बैठकर घुमाएंगे या डुलाएंगे एक प्रकार से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब किस सिक्कर के जो सामंत था उसको थोड़ा सा गलत लगा, नहीं, इस प्रकार से हाथी पर बैठना अधिकार हर किसके पास नहीं हो सकता, वो अधिकार ओनली सामंत या मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो किसान जो सामंत मना कर देता है। ये जो लोग थे वो इधर राजा के पास आते हैं। राजा कौन? अब वापस आप सुनना, समझने की कोशिश करना। अपन बात करें जयपुर किसान आंदोलन, तो जयपुर राजा लगता था सिक्कर के। ठीक है, उस समय तो जयपुर के महाराजा के पास आते हैं जो सिक्कर वाले जो किसान थे, जो यज्ञ वाले जो लोग थे, कि हमें इस प्रकार से भाई मना कर रहा है जो सामंत है, हाथी पर हम घुमाना चाहते कुंवर जो हुक्म सिंह को, और मना कर रहा है। राजा उधर फटकार लगाता, बातचीत करता सामंत से, भाई क्या बात है यार, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हालांकि फिर जो सामंत भी बैकफुट पर आ जाता है और जो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होता है। किसानों को यहाँ तक कह देता है, दो चार हाथी मेरे से और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप घुमाओ, और आपका अधिकार था यज्ञ करना, शांति से आप करो और मैं आपसे समझौता कर लूंगा। तो सामंत इनकी जो कुछ शिकायत जो मांगे थी वो मान लेता है और समझौता कर लेता है। 15 मार्च 1935 की जो बात है, 15 मार्च 1935 को सामंत इनसे जो किसानों से समझौता कर लेता है। ठीक है, आप लिख लेना, 15 मार्च 1935 को जो सामंत था वो किसानों से समझौता कर लेता है। इसके बाद में बात आती है जो ये मध्यस्थ की बात कर सकते हो, जो ये समझौता करवाता कौन है? सर छोटू राम। ठीक है, सर छोटू राम चौधरी ये जो समझौता करवाता है, और एक बंदा और था छोटू राम चौधरी के साथ में रतन सिंह। तो सर छोटू राम चौधरी और रतन सिंह ये जो समझौता करवाने में जो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं या मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। तो ये समझौता कौन करवाते हैं? किसानों और जो सामंत के बीच में सर छोटू राम चौधरी और जो रतन सिंह। ठीक है, अब और आगे बात करें तो देखिए जो ये समझौता हो जाता है 1938 तक इधर प्रजामंडल बनना शुरू हो जाते हैं। जमनालाल बजाज की बात आती है। जमनालाल बजाज प्रजामंडल बनाने की तरफ मूव करते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है।
1938 की बात है। 1938 में प्रजामंडलों ने भी नैतिक रूप से सिक्कर किसान आंदोलन या शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया था। हालांकि देखिए 1935 में ही समझौता हो जाता है, लेकिन जो प्रजामंडल वाले जो लोग थे वो इन किसानों को कहते हैं कि जो भी आपकी और बातें हैं और मांगे हैं वो नहीं मानी गई है, उनमें आपका हम समर्थन करते हैं, हम आपके साथ हैं। तो अपना नैतिक रूप से प्रजामंडल 1938 में शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दे देते हैं। जो प्रजामंडल का इस समय जो अध्यक्ष था यानी जमनालाल बजाज था। आगे और बात करें, फाइनली जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है जो आजादी के समय, ठीक है। जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है। जयपुर की जो उत्तरदायी सरकार थी 1947 में, वो फिर फाइनली इनसे समझौता करती है। जो अंतिम जो समझौता होता है 1947 में, 1947 में जयपुर की उत्तरदायी सरकार ने किसानों से समझौता किया था। फिर भाई जो सारी शक्तियां, जो सारे अधिकार जो यानी जो जयपुर के जो सरकार के पास आ गए थे यहाँ के, ठीक है। तो जो जयपुर में उत्तरदायी सरकार बनती है, इसमें जो हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का तो थोड़ा ध्यान रख लेना। वैसे आप रखना चाहो तो टीकाराम पालीवाल का भी ध्यान रख लेना जो राजस्व मंत्री थे, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल थे और हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे। तो 1947 में फाइनली फिर इनसे समझौता होता है। अब बात आती है यहाँ की स्थानीय नेताओं की बातें कर लेते हैं। ये जो आंदोलन तो लगभग जो अपन मुख्य जो बातें थी, इंपॉर्टेंट जो बातें थी उनकी कर लिए हैं। और जो अब स्थानीय नेताओं की बात आती है तो स्थानीय नेताओं में सरदार हरलाल सिंह का नाम उच्च स्तर पर माना जा सकता है, ठीक है। सरदार हरलाल सिंह का, हालांकि मैं नाम बताऊंगा, आप लिख लेना। ऐसा कोई नाम नहीं है जो अजीब हो, लिखने में टफ लगे आपको, ऐसा कुछ कोई नाम आएगा तो मैं लिखने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। भाई हर चीज थोड़ी में की जाती है, भाई आप भी तो कोशिश करो, स्किल तो आपको भी तो बढ़ानी है, तो खुद भी लिखने की कोशिश कर लिया करो थोड़ा बहुत तो। और कोई भी बात ऐसी होती है, डेट वगैरह जो सन वगैरह होती है, वो मैं बताने की कोशिश कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, आवश्यकता पड़ती है तब, ठीक है। तो स्थानीय नेताओं की अपन बात करते हैं। जो बाहर के नेता थे, जैसे ये जो ठाकुर देसराज सिंह आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, रामनारायण चौधरी तो खैर वहाँ के जो सिक्कर के ही थे, ठीक है। तो कुछ अपने बाहर के नेताओं की बात करते हैं, कुछ वहाँ के जो स्थानीय जो नेता है उनकी भी तो बात कर ले थोड़ी बहुत है। उनको थोड़ी साइड में कर सकते, इग्नोर कर सकते हैं। तो सरदार सिंह, जो सरदार हरलाल सिंह थे, तो ये स्थानीय नेताओं में इनका नाम उच्च स्तर पर याद रखा जाता है। फिर जो नेक्स्ट जो नाम आता है नेतराम सिंह गोरीर। अब देखिए पहले तो लास्ट में गोरीर लग रहा है, तो थोड़ा अजीब लग सकता था आपको, और फिर थोड़ी इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँ, बात बताने की कोशिश करूँ। नेतराम सिंह गोरीर के बारे में खुद की बात कम है, इससे जो जुड़ी हुई बात ज्यादा है, ठीक है। इनकी एक पुत्री हुई थी कमला बेनीवाल, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। गहलोत सरकार के समय में 1 साल तक लगभग उप मुख्यमंत्री रही थी। 12 जनवरी 2003 से लगभग जनवरी 2003 से मान सकते हो, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, जनवरी 2003 से दिसंबर 2003 तक जो उप मुख्यमंत्री रही थी, ठीक है। गहलोत इस समय मुख्यमंत्री थे। कमला बेनीवाल देखिए कांग्रेस से थी, और फिर बाद में आगे चलकर देखिए अलग अलग राज्यों की जो राज्यपाल भी बनी थी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना गुजरात की राज्यपाल रह चुकी है कमला बेनीवाल, ठीक है। अब बात वापस बताने की कोशिश करूं, देखिए नेतराम सिंह गोरीर यहाँ के जो स्थानीय नेता है सिक्कर के, तो जो नेतराम सिंह गोरीर है, इनके एक बेटी हुई थी, पुत्री हुई थी कमला बेनीवाल, जो राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला मंत्री बनी थी और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हो चुका है कमला बेनीवाल को। कांग्रेस से थी, अशोक गहलोत सरकार में 2003 में यानी जनवरी 2003 से दिसंबर 2003 तक उप मुख्यमंत्री रही थी, और आगे चलकर अलग अलग राज्यों से राज्यपाल भी बनी थी, लेकिन थोड़ा याद रख लेना गुजरात की राज्यपाल भी बनी हुई है कमला बेनीवाल, ठीक है।
तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब जो बात आती है आगे जो नेताओं की, पन्ने सिंह, ठीक है, पन्ने सिंह भी एक स्थानीय नेता थे और मास्टर चंद्रभान सिंह भी स्थानीय नेता थे, ठीक है, मास्टर चंद्रभान सिंह। ताड़केश्वर शर्मा, एक जो ताड़केश्वर शर्मा थे स्थानीय नेता थे। ताड़केश्वर शर्मा का जो समाचार पत्र था ग्राम, ग्राम जो समाचार पत्र था हस्तलिखित था, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। एक समाचार पत्र था गणेश, ठीक है। तो गणेश जो समाचार पत्र था ये आगरा से प्रकाशित होता था। आगरा से जो प्रकाशित होता था इसमें साथ देने वाला कोई था तो ठाकुर देशराज सिंह था। भरतपुर से आता है तो आगरा उधर पास में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो ताड़केश्वर शर्मा का जो समाचार पत्र था, जो ग्राम और गणेश नामक दो समाचार पत्र थे। ग्राम जो समाचार पत्र था वो हस्तलिखित था और जो गणेश समाचार पत्र था आगरा से प्रकाशित होता था। इसमें जो सहायता करते थे ताड़केश्वर शर्मा की ठाकुर देशराज सिंह करते थे जो भरतपुर के थे, ठीक है। ये ग्राम वाला जो हस्तलिखित अखबार होता था, ग्राम अखबार, ठीक है। नरोत्तम लाल जोशी की बात करते हैं। नरोत्तम लाल जोशी भी लेकिन नरोत्तम लाल जोशी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस आंदोलन के दौरान यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, लेकिन नरोत्तम लाल जोशी की बात करते हैं तो इनके नेतृत्व में शेखावटी में जकात आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। जकात आंदोलन, क्वेश्चन बनेगा कि शेखावटी में जकात आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। शेखावटी में जकात आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया जाता है? नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में चलाया जाता है। यानी जो नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी में किस आंदोलन को लीड किया था? तो ऑप्शन में जकात आंदोलन देखे और 3 ऐसे दे देंगे जिनसे नरोत्तम लाल जोशी का कोई लेना देना नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई जकात आंदोलन की। जकात में आपको मैं पहले बता दिया था, जो कृषि से संबंधित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने और ले जाने पर जो कर लिया जा रहा था तो वो जकात कर कहलाता है। वहां जकात की अपन मध्यकालीन इतिहास में अलग बात पढ़े हैं। बात आती है राजस्थान विधानसभा में नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। इस समय जो मुख्यमंत्री बनते हैं, इनके समय में 3 मुख्यमंत्री रहते हैं जो इस विधानसभा में। जो अपन बात कर लेते हैं टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। हालांकि फिर मोहनलाल सुखाड़िया का तो फिर थोड़ा रुतबा अलग ही हो गया था, ठीक है। टाइमिंग, कार्यकाल, शासनकाल बहुत ही लंबा चला था मोहनलाल सुखाड़िया का तो। लेकिन जो इस समय जो सदन के नेता बनते हैं 3 लोग बनते हैं, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। इस समय जो महिला सदस्य भी बनी थी, थोड़ी सी देखिए अलग इन्फॉर्मेशन है, साइड की जो इन्फॉर्मेशन है पॉलिटिक इन्फॉर्मेशन है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो ये नरोत्तम लाल जोशी विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, उस विधानसभा में महिला जो प्रथम महिला सदस्य बनी थी यशोदा देवी बांसवाड़ा से बनती है, ठीक है। प्रजा समाज पार्टी की जो सदस्य रही थी, प्रजा समाज जो पार्टी, ठीक है। तो पार्टी का नाम थोड़ा सा और देख लेना, लेकिन मुझे लग रहा है प्रजा समाज पार्टी थी। तो इस पार्टी से जो सदस्य रही थी बांसवाड़ा से यशोदा देवी, ठीक है। तो नरोत्तम लाल जोशी की मैं वापस बताऊं, नरोत्तम लाल जोशी यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, इन्होंने जकात आंदोलन को लीड किया था। नरोत्तम लाल जोशी कालांतर में राजस्थान विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष बने थे। नरोत्तम लाल जोशी के समय जो मुख्यमंत्री बने थे, सदन के नेता 3 बने थे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और इनके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं, ठीक है। इनके समय में एक जो विधानसभा में प्रथम महिला जो सदस्य बनी थी यशोदा देवी बनी थी। यशोदा देवी जो बांसवाड़ा से प्रजा समाज पार्टी से सदस्य थे, ठीक है। तो एक बात हो चुकी है। अब थोड़ी सी और बात करने की कोशिश करें। एक अमर सेवा समिति, देखिए ये इस आंदोलन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, इसका थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। 1918 में हालांकि इसका जो गठन किया गया था, 1922 में जो आंदोलन शुरू होता है शेखावटी वाला, लेकिन थोड़ी सी बात है जो मैं बता देता हूँ। अमर सेवा समिति, ये मौखिक रूप से सुन लेना, लिखना चाहो तो लिख लेना। अमर सेवा समिति की स्थापना 1918 में की गई थी। देखिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ठीक है,
मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी 1918 में। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के लिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। जो ये समिति थी, जो सभा थी, ये भी अमर सेवा समिति, ये भी चिड़ावा में स्थापना की गई थी 1918 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा, जिनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है चिड़ावा का गांधी किससे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है, ये जो कार्य करती थी, ये अकाल राहत के कार्य करती थी। यह जो शेखावाटी में सबसे पहले जो जन जागृति का जो अभियान चलाई थी, वो ये समिति थी। ये अपना मुख्य उद्देश्य था, मेरा मुख्य उद्देश्य था ये बताने के लिए कि शेखावाटी में सबसे पहले जन जागृति फैलाने का जो कार्य करता है, जो कोई सभा करती है, जो कोई समिति करती है, तो अमर सेवा समिति करती है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखना पड़ेगा। जो अकाल राहत के कार्य करवाती थी और जो सामंती शोषण के खिलाफ विरोध करती थी, विद्रोह करती थी। एक विरोध कर मान सकते हो, विद्रोह नहीं कर सकते, ठीक है, विरोध कर सकते हैं अपने विचारों के माध्यम से। और फिर जो अमर सेवा समिति थी, तो 1920 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें भी भाग लिया था। अब बात आती है आगे कटराथल सम्मेलन की। कटराथल सम्मेलन की भी बात कर लेते हैं इसी दौरान, जो शेखावाटी से जो रिलेटेड है। कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को होता है। ठीक है, देखिए यहाँ का जो कोई सामंत था, तो उस सामंत ने यहाँ पर देखिए जो इस जो सम्मेलन का जो मैं कारण बताऊं आपको, जो कटराथल सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को, ठीक है। कटराथल गांव है जो सीकर में है, ठीक है। यह महिलाओं का सम्मेलन था, लिख लेना आप, यह महिलाओं का सम्मेलन था। लगभग इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। देखिए जो सम्मेलन का जो कारण है, यहाँ का जो कोई सामंत था, सिहोट का सामंत था, ठीक है। सिहोट जो कटराथल के पास में एक जगह पड़ती है, एक जागीर पड़ती थी उस समय, या ठिकाना पड़ता था सिहोट, ठीक है। सिहोट का सामंत था, कटराथल के पास में जो जागीर पड़ती थी। तो यहाँ का सामंत है, महिलाओं से दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, ठीक है। तो महिलाएं विरोध करती है और महिलाओं ने कहा या सोचा कि यार हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता है, और हम भी विरोध करेंगे। तो ये सम्मेलन करती है। कटराथल में लगभग 10,000 महिलाएं एकत्रित होती है। इस जो महिला सम्मेलन हुआ था, कटराथल सम्मेलन है, इसमें जो अध्यक्षा बनी थी किशोरी देवी बनी थी। और जो इस जो सम्मेलन में जो मुख्य वक्तरी बनी थी, एक प्रकार से अपन वक्ता बोलते हैं, तो वो बनी थी उत्तमा देवी, मुख्य वक्ता। ठीक है, अब देखिए आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा साइड में दिमाग लगा के, कि आज भी कोई बड़ी जो सभाएं होती है उनमें ज्यादातर पुरुष भाग लेते हैं, उनके अध्यक्षता वगैरह सब पुरुष करते हैं। महिलाएं आज भी जो बड़े आंदोलन, जो बड़ी सभाएं होती है, सम्मेलन होते हैं, उनमें इतनी बड़ी तादाद में नहीं मिलेगी। आज भी कोई अगर 1 लाख जो लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर 10,000 महिलाएं भी आ जाती होगी कोई सम्मेलन में, ठीक है। तो देखिए उस समय की, देखिए महिलाओं से दुर्व्यवहार करता है सामंत, महिलाएं खुद डिसीजन लेती है, हम विरोध करेंगे, खुद विरोध करेंगे। अध्यक्षा किशोरी देवी बनती है, यानी अध्यक्षता भी खुद यानी महिला ने किया था। और जो मुख्य वक्ता रहती है, मुख्य वक्तरी रहती है, वो भी उत्तमा देवी रहती है। मुख्य जो एक किशोरी देवी थी, एक किशोरी देवी थे, ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थे। लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, हालांकि ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि जो सरदार हरलाल सिंह जो थे, किशोरी देवी के पति थे। ये सरदार हरलाल सिंह का कहीं पे भाई जो उल्लेख आता है या कोई भी बात आती है, तो वहां पे अगर आपको लगता है कि ऐसा लिखना पड़ जाए अपने को, भाई किशोरी देवी के पति थे, ठीक है। लेकिन जो महिलाओं को इस प्रकार से दिखाया गया है, महिला चाहे बड़े पद पर भी पहुंच रही है, तो उसको उसके पति के नाम से जानने की जो परंपरा है, वो आज भी चली आ रही है। आज भी अपन जो अब किशोरी देवी को पढ़ रहे हैं, तो अपन ब्रैकेट में या
कहीं पर भी अपने को उल्लेख मिल जाएगा, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने इस जो सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। लेकिन ये क्यों नहीं होता है कि भाई डायरेक्ट किशोरी देवी ने अध्यक्षता की थी। सरदार हरलाल, ये भी तो, इनका भी तो बड़ा नाम हो चुका है, इन्होंने भी तो इतना बड़ा जो योगदान दे रखा है अपने जीवन में। तो लेकिन अपनी जो मानसिकता होती है, लोगों की मानसिकता होती है, तो वो चलती आ रही है। इसके बारे में बात करते हैं उत्तमा देवी, जो उत्तमा देवी ठाकुर देशराज की पत्नी थी। ठीक है, अब आगे और बात करें कूदन हत्याकांड। तो कूदन हत्याकांड के बारे में थोड़ा देख लो। ठीक है, कूदन हत्याकांड की बात अपन करते हैं तो ये 25 अप्रैल 1935 को होता है। पिछला जो ये सम्मेलन हुआ था, कटरातल सम्मेलन है, वो 1934 को होता है, 25 अप्रैल 1934 को। और कूदन हत्याकांड होता है 25 अप्रैल 1935 को होता है, यानी जस्ट एक साल बाद में होता है कूदन हत्याकांड। अब कूदन हत्याकांड के बारे में बताऊं, कूदन जो गांव पड़ता है सिक्कर में पड़ता है, ये आपको ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। कूदन गांव है जो सिक्कर में है। धापी देवी जो एक किसान महिला, मान लो जो वहां की जो स्थानीय महिला थी, भाई बुढ़िया थी धापी देवी। ठीक है, तो वहां के जो लोग थे, जो सामंत वगैरह, जो सामंत के लोग थे, तो वो उन लोगों ने भाई जो भी कर थे तो वो मांगना बंद नहीं किया था। वो कर थोड़े बहुत तो ले ही रहे थे, तो वो कर लेने के लिए इधर आ जाते, टैक्स लेने के लिए आ जाते हैं। और धापी नामक जो ये बुढ़िया थी, जो महिला थी, इसने कर देने के लिए लोगों को मना कर दिया, यार तुम कर मत दो, जो होगा जो देख लेंगे। जो लोग थे वो सोचते यार बुढ़िया ही मना कर रही है, इतनी जो एक प्रकार से बुजुर्ग महिला है, दादी जी है, ये मना कर रही है, तो देख लेंगे जो भी होगा। जो नहीं देते हैं तो ये कर देने से मना कर देते हैं लोग। तो ये जो कर लेने के लिए इधर से फिर वो जो कैप्टन वेब आता है, कैप्टन वेब जो अधिकारी था, राजस्व विभाग में कोई अधिकारी मान लो कर लेने आ रहा है, तो कैप्टन वेब को गुस्सा आता है थोड़ा बहुत, यार ये कर देने के लिए मना कर रहे हैं। तो कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग करवा दी। तो यहाँ पर कुछ किसान लोग जो थे वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, धापी देवी नामक महिला के कहने पर यहाँ के लोगों ने कर देने के लिए मना कर दिया। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग करवा दी। कई किसान यहाँ पर शहीद हो जाते हैं, जैसे चेतराम और टीकूराम आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। तुलसाराम और आसाराम भी लिख सकते हो शहीद किसानों में। चेतराम और टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम, चार किसानों को मैं नाम बता रहा हूँ। चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम, ये किसान जो यहाँ थे शहीद हो गए थे। अब बात आती है इस हत्याकांड की जो चर्चा होती है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है। ठीक है, दो बार पढ़ लिए अपन, सिक्कर से ही या यानी जो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, दोनों जो रिपोर्ट है, जो दोनों बातें हैं। ठीक है, तो इस जो कूदन हत्याकांड की जो बात थी या जो चर्चा थी, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी होती है, चर्चा होती है। तो किस हत्याकांड, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी? तो कूदन हत्याकांड की गई थी। ठीक है, इसके बाद में बात आती है जयसिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा कांड। अब बात आती है, ये होता है 21 जून 1934 को। ये थोड़ा सा आप लिख लेना, ज्यादा भी भाई ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जयसिंहपुरा हत्याकांड किस रियासत से या किस क्षेत्र से संबंधित है, और जो इसका जो सन या डेट तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी पूछ ले तो ध्यान रख लेना। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को होता है। देखिए ढूंढलोद जो झुंझुनू में पड़ता है, यहाँ पर जो कोई ठिकाना था जयसिंहपुरा या जो कोई गांव था, तो यहाँ का जो सामंत था, तो सामंत का भाई था, ढूंढलोद का जो सामंत था उसका भाई था ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह ने फायरिंग कर दी यहाँ पर। ठीक है,
किसानों पर फायरिंग कर दी। यह प्रथम किसान हत्याकांड था जिसके हत्यारों को सजा हुई थी। तो वापस मैं बताऊं, देखिए जो जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है, ये ढूंढलोद का जो सामंत था, उसका भाई जो सामंत का भाई था ईश्वरी सिंह, तो इसने किसानों पर फायरिंग कर दी थी। अब आपके भी माइंड में आना चाहिए, आजकल के जो नेता लोग हैं उनके जो भाई भतीजावाद वाले जो भाई भतीजे होते हैं वो ज्यादातर अपनी नेतागिरी करते हैं। खुद नेता कुछ नहीं करता है, उसका भाई है, भाई का लड़का है, उसके जो दूर का रिश्तेदार भी अपने गाड़ी के लिखवा के रखेगा, विधायक का साले का लड़का, विधायक के फूफा जी का लड़का, विधायक के मामा जी का लड़का, इस प्रकार की बातें गाड़ी पर लिखवा लेता है। एक दो बंदूक तो खुद साथ में रख लेगा, फायरिंग वायरिंग करता रहेगा, कोई बर्थडे पे केक भी काटेगा तो फायरिंग कर देगा। इस प्रकार की जो खबरें आती रहती है आप भी देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सामंत का जो भाई था ईश्वरी सिंह, ढूंढलोद के सामंत का भाई ईश्वरी सिंह किसानों पर फायरिंग कर देता है। इस हत्याकांड के हत्यारों को सजा हुई थी, जो प्रथम किसान जो हत्याकांड था जिसके हत्यारों को सजा हुई थी, ठीक है। फिर बात थी, और ये जो बात थी जो विधायक वगैरह ये जो अपन मजाक की बात कर रहे थे, इस पे ज़्यादा वो मत करना भाई, मजाक की बात थी। ऐसा होता है, लेकिन खुद भाई कोई भी मंत्री हो, नेता हो, वो खुद इतना वो नहीं करता है, उत्पात नहीं मचाता, लेकिन उसके जो घर वाले, जो परिवार वाले, रिश्तेदार जो लोग होते हैं वो अपने आप को ही नेता समझ बैठते हैं और कुछ भी गलत डिसीजन लेते रहते हैं, कुछ भी गलत गतिविधियां करते रहते हैं। वो ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, देखिए यहाँ तक बात हो चुकी है जो आंदोलनों की। थोड़ा सा मैं मौखिक और बताने की कोशिश करूँ, जयपुर में जो खालसा क्षेत्र में भी जो आंदोलन हुए थे उनकी भी बात आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जयपुर में दो जगह पर जो खालसा जो क्षेत्र थे वहां पर जो आंदोलन होते हैं, एक तो हिंडोन में होता है और एक तोरावाटी। तोरावाटी की मैं थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जो तोरावाटी वाला जो क्षेत्र है, सिक्कर के नीम के थाना वाला क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, जहां पर मुख्यतः तंवर वंश का शासन रहा था। कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। सिक्कर और झुंझुनू मुख्यतः इस क्षेत्र में आते हैं। तो यह इस क्षेत्र में यानी लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था, किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था, जो जयपुर रियासत में आने वाला जो खालसा क्षेत्र था, ठीक है। तो ये तोरावाटी जो आंदोलन की बात हुई, हिंडोन में भी हुआ था जो जयपुर के खालसा क्षेत्र में आता था। एक और आप ध्यान रख लेना, उनियारा आंदोलन। उनियारा वर्तमान में तो टोंक में आता है, लेकिन उस समय तत्कालीन समय में जयपुर रियासत का ही भाग हुआ करता था। दलितों के द्वारा मुख्यतः बैरवा जाति, बैरवा एक जाति होती है, दलितों या ब्रैकेट में लिख लेना, मुख्यतः बैरवा जाति के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। और यह जो आंदोलन चलाया गया था एक किसानों के टाइप का आंदोलन नहीं था, ये अपन शायद स्टार्टिंग में बात किए थे जातीय भेदभाव। तो जातीय भेदभाव को लेकर जो ये आंदोलन चलाया गया था उनियारा में दलितों के द्वारा कि हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी असमानता के, ठीक है, असमानता विरोधी आंदोलन था, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो चुकी है, किसान आंदोलन कंप्लीट कर चुके हैं अपन, जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, फिर आगे प्रजामंडल आंदोलन भी पढ़ेंगे, और आगे जो भी टॉपिक है अपने जो पढ़ते रहेंगे करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, थैंक यू।